तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात करे हुए, थोड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। एक क्वेश्चन भेजा है किसी ने, आपके क्वेश्चंस में से मैं मोस्टली मुद्दे उठाती हूँ। एक क्वेश्चन भेजा है, नाम आईडी का नाम था आरजे चौधरी आई थिंक, है ना। एक क्वेश्चन भेजा है जिसमें 3-4 क्वेश्चन उन्होंने लिखे हैं, उन्हीं के मुद्दे पे बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाती, बट इसी फ़ोन से वीडियो शूट करी और इसी फ़ोन में क्वेश्चन है तो वो हो नहीं सकता पॉसिबल। आप सब लोगों के क्वेश्चन है वो, है ना। मैं ऐसे ही क्वेश्चन उठाती हूँ जो आप ज़्यादातर लोग पूछते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम 2024 में व्याख्याता का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके बाद में क्या हम मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर तैयारी कर सकते हैं? मतलब कि अगर हम मैथ्स और रीजनिंग को स्किप कर दें तो क्या हम पेपर पास कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि अगर मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ दें और उसके बाद में जैसे कि राजस्थान और भारत का इतिहास हो गया, साइंस हो गई, राजनीति हो गई, करंट हो गया, है ना, इन सब को पढ़ लें और साइकोलॉजी और मैनेजमेंट जो अपना है इन सब को पढ़ लें तो हम क्या 3-4 महीनों में पेपर पास कर सकते हैं? ये उन्होंने और लिखा है। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि मैम रीट की एग्ज़ाम भी पास में आ रही है तो असमंजस की स्थिति है कि क्या हमें रीट की तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिनका यही क्वेश्चन है। एक मिनट में माइक यूज़ कर लेती हूँ। अब पहली चीज तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है, सिलेबस चेंज हुआ है मैडम, सिलेबस चेंज हो गया, तैयारी कैसे करें, बदल गया सब कुछ, अब हमें डर लग रहा है। अब पता है क्या, सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है वास्तविकता में। बस मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के कुछ पोर्शन जो पहले फर्स्ट पेपर में चला करते थे सेकंड पेपर में उठा के रख दिए हैं, कुछ उनमें से भी थोड़ा सा पार्ट पढ़नी वही चीजें हैं जो पहले पढ़ते थे, ठीक है। डर बच्चों को इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी सिलेबस देखते ही नहीं है, इसलिए उन्हें डर लगता है कि भाई सिलेबस चेंज हो गया। वास्तव में सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इस चीज से डरने की जरूरत आपको है ही नहीं। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो, मैनेजमेंट अपन पहले भी पढ़ते थे, मैनेजमेंट अपन अब भी पढ़ते हैं। बस एक चीज कहूंगी कि जो बच्चे पहले यूं समझते थे कि सिर्फ अपन एक अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर चले या सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दे तो भी हम पेपर पास कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि भाई कंपटीशन का जमाना है। हम चाहे अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, लेकिन हमें अगर हम फर्स्ट पेपर को अच्छा करते हैं, 40% तो लाना जरूरी है ही है, तो भी हमारा अगर फर्स्ट पेपर बेस्ट होगा तो ही हम लीड कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं पेपर लीक होना या फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है ना। हो सकता है बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन हो सकता, मैं तो ये मान के चलती हूँ कि कहीं ना कहीं पेपर लीक होते हैं, चाहे हमारे सामने वो घटनाएं आए चाहे हमारे सामने घटनाएं नहीं आए। और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है और सिर्फ हम अपने पेपर के बल पे, सिर्फ हम सेकंड पेपर मतलब अपना जो ज्योग्राफी का पेपर या अपना आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसके बल पे पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जो जीके वाला पेपर है उसको भी स्ट्रोंग बना के चले, है ना। तो पहली चीज तो मैं कहूंगी कि जितना जोर आप सेकंड पेपर पे दे रहे हो उतना ही जोर आप फर्स्ट पेपर पे भी दो, है ना। दोनों पेपरों में अगर हम अच्छे नंबर लाएंगे तो ही हम लीड कर पाएंगे। अब वो बात दिमाग से निकाल दो, सिलेबस चेंज हुआ है, मैनेजमेंट पढ़ना था, साइकोलॉजी हमें पढ़नी थी, चाहे हम सेकंड पेपर के लिए पढ़े चाहे हम फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना है। अब एक चीज मैं आपको कहूंगी कि जो उन बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और आप सब लोगों का भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम आर्ट्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स रीजनिंग हमारी कमजोर होती है, तो क्या हम मैथ्स रीजनिंग को स्किप करके भी नया सिलेबस आने के बाद में पास हो सकते हैं? तो मैं इतना कहूंगी, मैथ्स रीजनिंग स्किप मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि हम इतने डफर भी नहीं होते, हम एमए करके आए हैं, हम इतने डफर भी नहीं है कि हमें सामान्य मैथ्स नहीं आए, सामान्य रीजनिंग नहीं आए। मैं भी आपको ये कहूंगी कि मुझे भी वो 10th वाली मैथ्स आज भी बहुत हार्ड लगती है जो पहले हार्ड लगती थी, लेकिन जिस दिन आप लेक्चरर बन जाओगे ना, आज आप स्किप कर दो भले ही, है ना। मैंने स्किप किया था, है ना। मैंने क्या स्किप किया था, स्टैटिक्स वाला पार्ट जो अपने ज्योग्राफी में चलता है वो मैंने स्किप किया था। क्यों स्किप किया? क्योंकि मुझे मैथ्स का फोबिया था, कि मुझे डर लगता है भाई मैथ्स का, और इसमें तो डेटा वाली मैथ्स आती है, मैंने छेड़ा ही नहीं था। और मेरी तो चलो कहानी भी अलग थी कि मेरी मेंस के 3 महीने बाद ही मेरी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था उतना पढ़ने का, तो मैंने स्किप किया था, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी 359वीं कुछ रैंक आई थी, है ना।
शायद आज मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने शायद स्टैटिक्स वाला पार्ट मिस नहीं किया होता, स्किप नहीं किया होता, और अगर वो मैंने पढ़ा होता तो मेरी टॉप 100 में रैंक आ सकती थी, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे बाकी चीजों में, है ना। और आज अगर आप स्किप कर भी दोगे तो कल को आप ज्योग्राफी में जाओगे, मेरे जैसे ज्योग्राफी के बच्चे हैं, उसमें आपको स्टैटिक्स पढ़ाना पड़ेगा। जब आप टीचर बन जाओगे तब आप किसको बोलोगे कि हमें मैथ्स नहीं आती? आप बच्चों को कह दोगे कि बच्चों मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, मैं आपको स्टैटिक्स नहीं पढ़ा सकती। आप आपके स्कूल के जो 200 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, वो आपके भरोसे बैठे हैं। तो पढ़ना तो हमें है। फोबिया मेरा अब बिल्कुल दूर हो गया स्टैटिक्स का, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है काश मैं पढ़ लेती तो बहुत आसान है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अगर हमें मैथ्स का डर लगता है, रीजनिंग का डर लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें रिसर्च करने बैठ जाओ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में, रीजनिंग तो सारी ही कर सकते हैं अपन, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, मैं कर लेती थी। मैथ्स में कुछ डर लगता था। जो अपने बेसिक चीजें हैं जिनमें जैसे प्रतिशतता हो गई, दूरी वाले क्वेश्चन हो गए, अनुपात समानुपात हो गया, ब्याज वाले क्वेश्चन हो गए, मतलब जो भी आपके इजी पार्ट्स है। मैं सिलेबस का एक टू एक वर्ड पढ़ के नहीं बता रही, मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक इजी होते हैं, हम छेड़ते नहीं है डर के मारे। तो वो टॉपिक तो करो आप। कब करना है? डेली करना है भाई साहब। जब आप दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर में पढ़ रहे हो और आपको नींद आ रही है ना, उस टाइम पे आप आधा घंटे डेली का, चाहे आप मैथ्स को दे रहे हो चाहे रीजनिंग को दे रहे हो, बट आपको देना है। स्किप नहीं करना। स्किप क्यों नहीं करना? पहले मैं कहती थी आप हिंदी इंग्लिश स्किप कर दो। मैं इसलिए कहती थी कि हिंदी में 5 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये कहती थी तो मैं ये कहती थी कि हिंदी इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा दे रखा है भाई, आपको अगर टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट अब मैं उसके लिए भी नहीं बोलूंगी आपको कि आप हिंदी इंग्लिश पे स्किप करो। आप इंग्लिश पढ़ो, रस्तोगी में रस्तोगी आती है, बीके रस्तोगी, सारे टॉपिक मत पढ़ो, जो आपको आसान लगता है वो टॉपिक याद कर लो, है ना। और हिंदी तो आपको पढ़नी पढ़नी है यार, हम सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, किसी को हिंदी इतनी हार्ड नहीं लगती। 9 से 12 की हिंदी व्याकरण है, सिर्फ वो पढ़ लो, इतनी पतली सी किताब है, आप उसमें से तो पढ़ ही सकते हो, सिर्फ इतना पढ़ लो, आपकी हिंदी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को फोबिया है कि मैम शॉर्ट नोट्स किसके बनाए, क्या बनाए और कैसे बनाए, मतलब फर्स्ट पेपर को कैसे कवर करें। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ फर्स्ट पेपर को कवर करने की। कुछ टॉपिक्स के बनाने आपको शॉर्ट नोट्स, एक बार फर्स्ट पेपर पढ़ो फिर छेड़ो मत, फिर अपनी कॉपी पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सिलेबस वाइज बताती हूँ। देखो फर्स्ट पेपर में अपना जो बड़ा पोर्शन है वो है भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास। किस में से पढ़ना है वो बता देती हूँ। राजस्थान के इतिहास के ना जो टॉपिक हैं, मैं तो देखो राजस्थान का इतिहास लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ती थी, क्योंकि मैंने ना उस टाइम तक आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुक्स कभी देखी ही नहीं थी, है ना। तो मैंने कभी देखी नहीं थी तो मैंने कभी छेड़ा भी नहीं, क्योंकि हमारे जमाने में हमें हमारे भैयाओं ने लक्ष्य और लूसेंट 2 बुक्स बताई थी, तो हम शुरू से लक्ष्य रटी हुई थी, तो हम लक्ष्य में से पढ़ते थे राजस्थान। बट मैं आपको कह रही हूँ 6 से 10 तक राजस्थान की संस्कृति वाली, राजस्थान की कला संस्कृति वाली बुक चलती है। अपने एनसीईआरटी की ही चलती है अब तो, आरबीएससी की जो बुक्स चलती है सरकारी स्कूलों में, 6 से 10 तक बहुत अच्छी किताब है। किसी भी बुक डिपो पे चले जाओ, आपको लगभग सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से पढ़ सकते हो। या फिर आज तक मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मेरी सुन के आप वो किताबें पढ़ो, आज तक आप जिस किताब से राजस्थान पढ़ते आए हो, चाहे वो लक्ष्य से पढ़ो, चाहे पैनोरमा से पढ़ो, चाहे किसी भी गाइड से पढ़ो, वहां से आप राजस्थान का इतिहास अच्छा तैयार कर लो। भारत के इतिहास के लिए मैं ये कहूंगी कि भारत का इतिहास जो आपको पढ़ना है ना, भारत के इतिहास के बहुत ही सही टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख नेता, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। एक तो गुप्त काल और मुगल काल की जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है वो दे रखा है। फिर एक भारत के प्रमुख नेताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जिसमें तिलक भी, विनायक दामोदर सावरकर भी, भगत सिंह भी, है ना। और एक वो पोर्शन आजादी के आंदोलन में प्रमुख नेताओं का योगदान, जिसमें गांधी जी और वो सारे नेता दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो गुप्त काल और मुगल काल का जो स्वर्ण काल है वो अभी मैंने 12th क्लास को हिस्ट्री पढ़ाई है ना, और 12th क्लास की हिस्ट्री में आपको मिलेगा गुप्त काल और मुगल काल। गुप्त काल वाला मिलेगा आपको अच्छा, कला और इतिहास बहुत अच्छा दे रखा है। मुगल काल शायद आपको 11th की हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि आप राजस्थान का इतिहास तो आज तक आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी करी होगी, वहां से पढ़ी होगी ना, उसके कुछ शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में बना लो, जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं वो बना लो, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। भारत का इतिहास तो है ही लिमिटेड, और बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख रखा है कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, इसके तो आपको बनाने ही बनाने हैं। चाहे मैंने तो देखो उस टाइम यूट्यूब पे से देख देख के तैयार किया था, विनायक दामोदर सावरकर और ये सारे। तो आपको तो मैं बता रही हूँ
कि ये जो नेता है ना सारे आजादी के ये जो गांधी जी और है, सावरकर और है, मतलब बहुत सारे, कम से कम भी 15-20 नेताओं के नाम दे रखे हैं। अपनी एक बुक चलती है 11th और 12th में, आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास, वो मैंने आपको दिखाई भी है, मेरे पुराने वीडियो स्क्रॉल करोगे उसमें हर एक नेता के बारे में 2-2 3-3 पेज लिख रखे हैं। बस उसमें से ऐसे कि ऐसे आपको कि जन्म कब हुआ था, कौन सी किताब वगैरह लिखी थी, या फिर कौन सी क्रांति में योगदान दिया था, कब मृत्यु हुई थी, क्या मेन इंपोर्टेंस था, 4-4 5-5 लाइन हर एक नेता के बारे में अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। ठीक है। और गुप्त काल और मुगल काल का इतिहास मैंने बहुत बता दिया कि हिस्ट्री की 12th की बुक्स लोगे ना, 11th और 12th के दोनों के ले लेना, और वहां से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। तो एक पोर्शन तो ये हो गया। मैथ्स रीजनिंग के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, जो टॉपिक आपको आसान लगता है डेली की आधा घंटे की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स और रीजनिंग की, और वो करनी ही करनी है, भूलना नहीं है। तीसरा है विज्ञान। तो विज्ञान के मैं तो बिल्कुल कहूंगी विज्ञान को भी स्किप मत करो, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप एनसीईआरटी की जो भी 8वीं से 12वीं तक की विज्ञान की किताबें चलती है उसमें अपने टॉपिक देखो, लिमिटेड टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स बना लो अपनी उसी कॉपी में। ठीक है। अब या फिर जिसने ल्यूसेंट में से पढ़ा है, या फिर जो जिसके पास किसी कोचिंग के नोट्स हो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो आप उसमें से पढ़ के बना लो, या फिर अपने नोट्स रख लो। ठीक है। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया, इंग्लिश आप रस्तोगी में से पढ़ोगे, हिंदी 9 से 12 की हिंदी व्याकरण में से पढ़ोगे। इनके भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, हिंदी इंग्लिश के क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ना मैथ्स रीजनिंग के बनाने हैं। क्या रह गया, राजस्थान का भूगोल। मैंने तो भाई राजस्थान की भूगोल आज तक जो पढ़ी है वो लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ी है, और मेरे तो भूगोल सब्जेक्ट है तो मुझे तो भूगोल में कोई दिक्कत है नहीं। आप लक्ष्य राजस्थान या जो भी आपकी गाइड है आज तक जिस भी वे से पढ़ते आए हो वही सेम टॉपिक है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा उनको गाइड वगैरह चाहिए तो मैं बता देती हूँ, या फिर अगर आपके पास में किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, स्प्रिंग बोर्ड के पढ़े हैं, कलाम के पढ़े हैं, तो राजस्थान की जीके हर एक एग्जाम में चलती है, राजस्थान का भूगोल, तो वहां से पढ़ लो। रही बात अपनी इसके भी शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं आपको राजस्थान के भूगोल के भी 15-20 पन्नों के, 15-20 भी नहीं लगेंगे, 10 पन्ने बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका रह गया राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में पॉलिटी में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये कहूंगी 9वीं की जो अपने आरबीएससी में किताबें चलती है और 11वीं की, उसमें पूरी राज्य व्यवस्था दे रखी है, इतनी बढ़िया और आसान शब्दों में समझा रखा है। तो मैंने पहले वो किताबें नहीं पढ़ी थी, बट अब मैं पढ़ाती हूँ उनको, इसलिए मुझे पता है। 9वीं और 11वीं की आप 9वीं की तो सामाजिक विज्ञान का एक पोर्शन है, और 11वीं में पॉलिटी में अलग से है ही जैसे। तो 11वीं की पॉलिटी की किताब में और 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब आप देखोगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड के जो भी टॉपिक, सिलेबस हाथ में होना चाहिए भाई साहब आपके, कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक लिखा है। पूरी राज्य व्यवस्था पढ़नी नहीं है, जो टॉपिक लिखा है उसको एक बार किताब में से पढ़ो, फिर अपनी वही कॉपी उठाओ, और जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, जो टॉपिक मतलब टॉपिक के अंदर से क्या है हार्ड लगता है भाई, जैसे हमारा संविधान कि ड्राफ्ट कमेटी में कौन कौन से सदस्य, 6 सदस्यों के नाम लिख लो, है ना। इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। ठीक है। और रही बात मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने ही नहीं है भाई। मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के लिए कोई भी आप एक वो खरीद लो, अवनी पब्लिकेशंस की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी किताब आती है, तो वो खरीद सकते हो। मैंने भी गाइड में से ही पढ़ी थी, और गाइडें आती ही ऐसी हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स ही होते हैं सारे, है ना, तो उसकी बनानी नहीं है। साइकोलॉजी भी मैंने तो अजय चौधरी सर के चैनल में से पढ़ी थी। आप अगर चाहो तो किसी चैनल से या फिर किसी भी आप बुक से या नोट से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हो। ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। तो आपकी इतनी सी कॉपी होगी जिसमें आपने एक बार फर्स्ट पेपर में किताबें पढ़ी है, दूसरी बार उस किताब में से देख के अपने नोट्स तैयार करे हैं। इसके बाद भी चाहे आपकी एग्जाम इस डेट को होती है, चाहे 100 बार खिसकती है, आपको सिर्फ अपनी कॉपी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। और जितनी बार आप उस कॉपी का रिवीजन करोगे ना, उतनी ही तगड़ी आपका फर्स्ट पेपर होता जाएगा। करंट रह गया, करंट के लिए मैं कहूंगी कि मूमल के अलावा कोई बेस्ट किताब नहीं है अपने करंट के लिए, है ना। और इंडियन करंट पढ़ना है तो क्रोनोलॉजी पढ़ लो, राजस्थान का करंट पढ़ना है तो मूमल पढ़ लो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, फर्स्ट पेपर आप तैयार कर सकते हो। तो किस किस के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राजस्थान के इतिहास के बना लो, भारत के इतिहास के बना लो, साइंस के बना सकते हो, और राजस्थान की ज्योग्राफी के बना सकते हो, और पॉलिटी के बना सकते हो। बाकी हिंदी इंग्लिश के बनाने नहीं है, मैथ्स रीजनिंग के बनाने नहीं है, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के बनाने नहीं है। इनको एक एक बार आप जो गाइड में से पढ़ते आए हो उनको गाइड में से पढ़ लो। मैथ्स रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस कर लो। करंट आप डेली डेली का टारगेट रखो कि मुझे मूमल के 5 पेज डेली के पढ़ने हैं। इस तरह से आप अपना फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। टारगेट रखो
कि भाई आपको मतलब 45 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, इतने का टारगेट रखो। 45 क्वेश्चन का अपन टारगेट रखते हैं तो अपने 41-42 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, वो एक अच्छा स्कोर होता है। 45 अगर क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, अगर 45 क्वेश्चन अगर हमने सही करे तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, तो उतने का आप अपना टारगेट रखो। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा है तो ही हम सेकंड पेपर अच्छा हुआ तब रिजल्ट आएगा। मतलब फर्स्ट पेपर अच्छा होना चाहिए, सेकंड तो मतलब सब अपना अपना जैसे सब्जेक्ट का करते ही करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर अच्छा होगा तभी हम लीड कर पाएंगे और बच्चों से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट पेपर मतलब कि अपना सब्जेक्ट तो फिर भी स्ट्रोंग होता है, बट जीके इतनी स्ट्रोंग नहीं हो पाती, तो दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ेगी। और रही बात किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो वो बताइएगा। बहुत दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बनाया था। मेरी बहुत बहुत ट्रैवलिंग हो गई इन दिनों, घर जाना आना जाना आना, तो मैं आपको भी आज भी मुंह में थकान दिख रही होगी, क्योंकि पूरी रात कल मैं बस में चली हुई हूँ, सुबह ड्यूटी करी है और 5 बजे ड्यूटी से वापस पहुंची हूँ, और अभी बज रहे हैं शायद 7:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा बहुत दिन से मतलब सब लोग मुझे बोल रहे हैं चैनल पे इरेगुलर हो रहे हो मैम, तो बहुत दिन से आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ भी हो जाए जरूर जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो मेरी तरफ से थोड़ी सी गाइडेंस है फर्स्ट पेपर के लिए। अब मैं कुछ आपके लिए शॉर्ट्स बना देती हूँ जो आपके छोटे 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 क्वेश्चन आते रहते हैं ना, उनके लिए। तो वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आपके क्या संशय है, इनके बारे में बताइएगा, उस पर अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।